अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्रेनर अमन बहल। और आज की क्लास बेस्ड है सबसे हॉट ब्रेकिंग न्यूज़ पे, निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी। निखिल गुप्ता कौन है? अमेरिका के हिसाब से भारत के एक एजेंट हैं जिन्होंने पन्नू की हत्या का, गुरपंतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट है, उसकी हत्या का प्लान बना रहे थे। तो अब इंडिया पे जो एक्यूजिशंस हैं अमेरिका के, जो आरोप हैं, उसका हमें जवाब देना होगा। आर्टिकल शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए क्विज़ को थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैंने बनाया है। क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो ना, ये मेंस लेवल के हैं। आर्टिकल पढ़ते हुए ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को आपको साथ में लेके चलना है। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ में आपको कितने क्वेश्चन हैं? 11। 11 में से 11 मार्क्स मिलने चाहिए। बस यही आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी ऑब्जेक्टिव से क्लास को आगे बढ़ाओ। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, अ लॉट एट स्टेक। देखिए, स्टेक का मतलब होता है दावा या दांव, ठीक है। अ लॉट का मतलब होता है काफ़ी कुछ। कह रहा है जी काफ़ी कुछ दावे पे है या दांव पे है। बात कर रहा है इंडिया की साख की। अमेरिका ने जब आरोप लगाए इंडिया पे, तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी, जो भरोसेमंदी है, अब वो दांव से भी पड़ गई है। दांव में होना समझते हैं ना, किसी चीज़ का रिस्क में होना, डेंजर में होना, अंडर थ्रेट होना। याद रखना, इस फ्रेज में अक्सर आपको गलती मिलेगी एग्जाम्स में, ऑन स्टेक लगा के लिखा होगा। समथिंग इज ऑन स्टेक, ऐसा गलत होता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एट स्टेक नाम का फ्रेज है, एट स्टेक से ही चलेगा। कह रहे जी इंडियाज रेपुटेशन एज अ प्रिंसिपल्ड पावर इज एट स्टेक आफ्टर द इंडाइटमेंट। कह रहा है भारत की जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, और कब और कैसे? एक प्रिंसिपल्ड पावर के तौर पे, एक ऐसी ताकत के तौर पे जो प्रिंसिपल्स पे चलती है, जो सिद्धांतवादी है, जो एथिकल है। तो कह रहा है भारत की जो साख है ना, अब ये दांव पे आ गई है, एट स्टेक आ गई है इस इंडाइटमेंट के बाद। इंडाइटमेंट, एक्यूजिशन, अरेनमेंट, चार्ज और एलिगेशंस, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है आरोप लगाना। किसी को बुला करके कटघरे में आरोप लगाया जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडाइटमेंट। तो जैसे अमेरिका ने भारत को कटघरे में खड़ा किया है, इंडाइटमेंट किया है हमारा, हमारी सारी जो साख है सिद्धांतवादी ताकत होने की, वो अब साख जो है दांव पे है। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। रेपुटेशन यानी कि साख सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, सिंगुलर टेंस, सिंगुलर वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एट स्टेक लगेगा, ऑन स्टेक, विद स्टेक, बाय स्टेक कभी नहीं लगेगा। एट जो है ना, इसके साथ में फिक्स्ड है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांतवादी, एथिकल या मॉरल। चलिए जल्दी से सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे हर रोज़ की तरह। 5-6 वर्ड्स हैं जो मोटे मोटे इस आर्टिकल के, एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाओ मेरे साथ। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ये वो कैब शीट है अपनी आज की, अ लॉट एट स्टेक की। अब 3-4 दिनों के लिए एक छोटे से हॉलीडे ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन कोशिश करके जा रहा हूँ कि आपकी क्लासेस पहले से ही रेडी हों, ब्रेक्स ज़्यादा बीच में ना आएँ। बीच में एक संडे वनडे का ब्रेक आएगा, जनरली सारी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो मेहनत तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत अपने लिए करनी है। जैसे मैं एक दिन की क्लास मिस नहीं होने देता, कोशिश करता हूँ ना हो, वैसे ही आपको भी रेगुलर रहना चाहिए। आज के जो वर्ड्स हैं 5 शुरू होंगे टेक्टोनिक से। देखिए टेक्टोनिक जो वर्ड है ना, ये भूकंपों के साथ आप बहुत सुनते हो, अर्थक्वेक्स के साथ। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? धरती के नीचे की वो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है। ये एशिया की प्लेट है, ये अफ्रीका की है ना, ये यूरोप की, ये अमेरिका की। और ये प्लेट्स क्या सरकती रहती हैं,
थोड़ा सा कोई इधर चली गई कोई उधर चली गई, क्योंकि इनके नीचे लावा मैग्मा है ना, मैग्मा। तो मैग्मा की वजह से ये प्लेट्स जो हैं सरकती हैं, और जब ये सरकती हैं तो ऊपर की ज़मीन भी सरकने लगती है, जिसको हम बोलते हैं भूकंप। समझ पा रहे हो इस वर्ड को, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और भूकंप कैसे आता है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं धरती के नीचे की, जो भूकंप लाती हैं, वहीं से इस वर्ड को बनाया गया, भूकंप से जोड़ करके टेक्टोनिक। हर वो चीज़ टेक्टोनिक होगी जो भूकंप लाने वाली होगी, जो एक्सट्रीम इन नेचर होगी। अगर आप में टेक्टोनिक बदलाव आया ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आप में बहुत एक्सट्रीम चेंज आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। समझ गए ना, भूकंप से जोड़ के रखना एक्सट्रीम जो है इवेंट से। आफ्टर द इंसिडेंट देर वॉज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन हर एटीट्यूड। इस घटना के बाद में एक बड़ा बदलाव था, टेक्टोनिक सा शिफ्ट था उसके एटीट्यूड में, नज़रिए में। टेक्टोनिक को ड्रामेटिक, रेडिकल या फंडामेंटल भी बोलते हैं। आज आप ड्रामेटिक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब ड्रामेटिक बना किससे? ड्रामा से। ड्रामा में छोटी चीज़ को बड़ा करके बताया जाता है ना, ड्रामा में, प्ले में। तो हर वो चीज़ जो बड़ी करके दिखे अपने को, वो ड्रामेटिक कहलाती है। ड्रामा से कनेक्ट करके रखना। इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ मैं इन वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता हो ये बने कैसे हैं। भाई ये टेक्टोनिक वर्ड तो हर डिक्शनरी में लिखा हुआ है, आपके दिमाग में कैसे घुसेगा, मैं तो इस चीज़ का इंतजाम करता हूँ। अगला वर्ड है अनफाउंडेड। अंग्रेजी में एक वर्ब है फाउंड। देखो एक तो है फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, एक दूसरी वर्ब है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखना। अनफाउंडेड हर वो चीज़ है जिसकी कोई नींव नहीं है, यानी जो बेसलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है। मैंने बोल दिया कि आपने चोरी की है, इसका कोई सबूत मेरे पास है नहीं, तो मैंने जो ये कहा है ना, ये एक अनफाउंडेड एलिगेशन है, इसका कोई आधार नहीं है। समथिंग विदाउट अ फाउंडेशन और समथिंग बेसलेस। अकॉर्डिंग टू द रशियन गवर्नमेंट, ऑल एक्यूजिशंस ऑन इट्स मिलिट्री आर अनफाउंडेड। रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से सारी जो एक्यूजिशंस हैं, सारे जो आरोप हैं इसकी मिलिट्री पे, वो अनफाउंडेड हैं, बेसलेस हैं, आधारहीन हैं। इनको अनसब्सटेंशिएटेड, अनकोरोबोरेटेड, अनजस्टिफाइड या फॉल्स भी बोल सकते हैं। आज आप ये वर्ड जो है अनफाउंडेड आर्टिकल में देखेंगे। अब ये सब्सटेंशिएट, कोरोबोरेट, दूसरे दूसरे आर्टिकल्स में सारे वर्ड्स आते हैं। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो, है ना। चलो अगला वर्ड है अपना ट्रांसपायर। देखो ट्रांसपायर जो है ना, ये और कुछ नहीं, घटित होना, हैपन होना या अकर होना का ही एडवांस्ड फॉर्म है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इट हैपेंड, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इट ट्रांसपायर्ड। डिपेंड करता है मेरी राइटिंग का लेवल कैसा है, ठीक है। तो हैपन या अकर के लिए वर्ड यूज़ होता है। व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन आरुषि केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन आरुषि केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। जो वास्तव में हुआ, ट्रांसपायर हुआ, हैपन हुआ आरुषि केस में, वो आज भी एक रहस्य है, राज है। ट्रांसपायर वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है जो बहुत कम यूज़ होता है, किसी चीज़ का सबके सामने आना, टू कम टू लाइट होना। इट हैज़ ट्रांसपायर्ड दैट द IMF हैज़ रिजेक्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। ऐसा पता लगा है, सबके सामने आया है कि IMF ने रिजेक्ट कर दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस को पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ट्रांसपायर, आप आर्टिकल में आज यूज़ होता हुआ देखेंगे। एक और वर्ड अपने पास क्रेडिबिलिटी। ये वर्ड बना है क्रेडिबिलिटी नाउन, क्रेडिबल नाम के एडजेक्टिव से। क्रेडिबल मतलब जिसमें क्रेड हो, और अंग्रेजी में क्रेड रूट वर्ड का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। तो क्रेडिबल कौन है? जिस पे विश्वास हो सके, जो भरोसेमंद हो। और क्रेडिबिलिटी है नाउन फॉर्म में आपकी विश्वसनीयता या भरोसेमंदी। कितने प्यारे वर्ड्स हैं ये, है ना। देख रहे हो, क्रेड रूट पकड़ी, इसी से वर्ड बना दिया। इसी से वर्ड बनता है इनक्रेडुलस, इनक्रेडिबल, है ना। फिर किसी क्लास में करवा देंगे, अभी क्रेडिबिलिटी को देख लो खाली। द प्राइम मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी हैज़ सफर्ड इन हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर की जो भरोसेमंदी है, जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, वो सफ़र की गई है इस हैंडलिंग में, पूरे क्राइसिस की। हैंडलिंग मतलब कैसे किसी चीज़ को आप हैंडल करते हो, निपटते हो। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने क्राइसिस को निपटा, उनकी भरोसेमंदी जो है उससे खराब हुई है। चलिए लास्ट वर्ड देखेंगे आज का, क्लेयरवॉयंट। लास्ट है, हाँ लास्ट ही है। देखो क्लेयरवॉयंट ऐसा आदमी है, वैसे तो इसका मीनिंग होता है ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष समझते हो ना आप, जो एस्ट्रोलॉजी जानता हो, आपका हाथ वाथ दे के बता दे आपको कि आपको कब नौकरी मिलेगी, कब शादी होगी, कब क्या होने वाला है। और क्लेयरवॉयंट का दूसरा मीनिंग होता है एक ऐसा समझदार आदमी जो दूर का देख पाता हो। भाई ज्योतिष भी दूर का देख लेता है, उसकी अपनी विद्या होगी, अपना कुछ साइंस होगा। और वैसे कोई आदमी जो समझ लेता हो आगे का कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा मेरे साथ और मेरे आसपास,
के जो है एनवायरनमेंट में, वो आदमी भी क्लेयरवॉयंट कहलाता है। इसको विजनरी भी बोलते हैं, जिसकी विजन हो बहुत दूर की। फार साइटेड, दूर की नज़र रखने वाला, यानी फार साइटेड इसका एक सिनोनिम है। आज ये क्लेयरवॉयंट वर्ड तो आर्टिकल में नहीं आएगा, इसकी जगह एक और वर्ड आएगा, इसका सिनोनिम सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है वही क्लेयरवॉयंट, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो, पुख्ता हो, जो चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पाता हो, कैसे वो चल रही हैं और आगे कैसे मोड़ लेंगी, सगेशियस आदमी कहलाता है। मैनी क्लेयरवॉयंट नेशंस और सगेशियस नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडमिक। कई जो विजनरी या क्लेयरवॉयंट या सगेशियस नेशंस हैं, समझदार देश हैं, वो रैंप अप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, रैंप अप करना, अपग्रेड करना अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को, इससे पहले कि ऑनसेट हो, इससे पहले कि आगमन हो, अराइवल हो किसी और लहर का या वेव का इस पैंडमिक के। तो ये कोरोना के टाइम बना रखे हैं मैंने 3 साल, 2.5-3 साल पहले, ये सारी की सारी शीट्स, वर्ड्स है ना, सेंटेंसेस, तो वही अपने चला रहे हैं। चलो कनेक्ट कर लिया आपने दिमाग में, विजनरी, सगेशियस, जुडिशियस, प्रूडेंट, प्रोविडेंट, सभी इसके सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड सगेशियस इन द आर्टिकल टुडे। ये वर्ड को आप सेज से यानी संत से भी कनेक्ट कर सकते हैं। संत महात्मा जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, सेजिस, आगे का वो देख पाते हैं, ठीक है, सगेशियस। चलो अब आर्टिकल पे आ जाओ। वो कैब का तो आपको पूरा मिल गया होगा डोज, है ना। अब एक समरी लो आर्टिकल की। समरी ये है कि एक बंदा था अपना, इंडियन नेशनल, जिसका नाम है निखिल गुप्ता। इस निखिल गुप्ता को अमेरिका की सरकार ने पकड़ लिया, और सरकार का ये कहना है कि गुप्ता जी को भारत सरकार ने भेजा था इंडिया से, नई दिल्ली से, कि पन्नू को जाकर के, गुरपंतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसको जाकर निपटा दो। कुछ ऐसा ही एलिगेशंस कनाडा ने भी लगाया था आज से 1 महीना 2 महीना पहले, अब यूएस की तरफ से भी आया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब इंडिया को है ना कनाडा वाला रूट नहीं अपनाना होगा। कनाडा के टाइम तो हमने बोल दिया था कि जस्टिन ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो, वो बकवास कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में अब ऐसा नहीं बोल पाएंगे। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन ही हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपने इस आदमी को भेजा था निपटाने के लिए पन्नू को, तो कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया, पन्नू आपके यूएपीए में एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर शामिल है, तो दुनिया के सामने खुले तौर पे आपको कहना चाहिए कि हाँ हमने मारने के लिए भेजा था, क्योंकि पन्नू हमारा एक, समझ गए ना, टेररिस्ट है, इसको हमें निपटाना है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है जी, मान लो आपने नहीं भेजा था और आपके ऑफिसर्स इस काम को कर रहे हैं बिना सरकार को बताए, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा क्या, मान लीजिए आपने भेजा भी नहीं था और यूएसए का कहना भी गलत है, तो आपको एविडेंस ला करके दुनिया के सामने रखना चाहिए। चुपचाप बैठने से काम नहीं होगा, चाहे है तो बात मान लो और नहीं है तो इसका खंडन करो। बस आज इसकी यही समरी है। कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, भारत की साख के दांव पे होने की बात करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं तो वही बताता हूँ, फिल्मी कहानी की तरह ही है, छोटा सा आर्टिकल है, सो कहानी की तरह प्रोसेस करो। कह रहा है द इम्पैक्ट ऑफ द 15-पेज इंडाइटमेंट filed by the US Department of Justice against an Indian national believed to be directed by an Indian government official for attempting an assassination plot against US-based Khalistani separatist Gurpantwant Singh Pannu is likely to be felt। सेंटेंस जब भी लंबे हों, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ ना वैसे पढ़ो, छोटे छोटे पीस करके। कह रहा है जो इम्पैक्ट है, जो असर है, किसका असर है भाई, 15 पेज की इंडाइटमेंट का, 15 पेज के अंदर लिखे गए सभी आरोपों का। और ये कौन सा इंडाइटमेंट है, कौन से आरोप हैं, जो फाइल किए गए हैं, फाइल में लगा करके प्रस्तुत किए गए हैं अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वहाँ की न्यायपालिका के द्वारा। और किसके खिलाफ, एक इंडिया के, भारतीय के, भारत के नेशनल के खिलाफ, जिनका नाम अभी आगे आएगा। अच्छा ये कौन है, अब देखो कोमा लगा के बताया गया है। ये आदमी जो है ना, इसकी पहचान ये है, दिस पर्सन इज बिलीव्ड, ये माने जाते हैं, बिलीव किए जाते हैं कि ये डायरेक्ट किए गए थे पैसिव वॉइस में, इनको डायरेक्ट किया जा रहा था पैसिव वॉइस में, टू बी डायरेक्टेड, एक भारत सरकार के सरकारी अफसर के द्वारा, और डायरेक्ट किया जा रहा था कि ये कोशिश करें, अटैम्प्ट करें एक असैसिनेशन प्लॉट को, एक हत्याकांड को। और किसके खिलाफ, अमेरिका में बसे हुए यूएस बेस्ड खालिस्तानी हत्यारे के खिलाफ, सेपरेटिस्ट के खिलाफ, अलगाववादी के खिलाफ, जिसका नाम है पन्नू। ठीक है, कह रहा है ये जो आदमी है ना, जिसकी ये पहचान है इंडियन नेशनल की, कह रहा है इनका जो इम्पैक्ट होगा इंडाइटमेंट का, दिस इम्पैक्ट इज लाइकली, ये इम्पैक्ट बड़ा लाइकली है, बड़ा संभावित है। और क्या,
इट इज़ लाइकली टू बी फेल्ट इन मोर देन जस्ट यूएस एंड इंडिया। ये लाइकली है कि ये पैसिव वॉइस में फील किया जाएगा, टू बी प्लस में फेल्ट, बहुत ज़्यादा, मोर देन, महज भारत और अमेरिका के, महज इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट जो है आप कनाडा में भी देखेंगे, यूके में भी देखेंगे, दुनिया इसकी बात करेगी। भारत की साख जो है कई जगह सवालों के घेरे में आएगी। सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच की बात नहीं है, अब ये मामला जो है समझ गए तमाशा बन चुका है। इम्पैक्ट आपने देख लिया, सब्जेक्ट बनेगा, एज इसकी वर्ब है, सेंटेंस लंबा है खामोखा, क्योंकि इंडियन नेशनल की शिनाख्त देने के लिए, उसकी पहचान देने के लिए बीच में कॉमा से कॉमा के बीच ये पूरा का पूरा एक फ्रेज लगाया गया जो इस इंडियन नेशनल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ गए ना? अगर ये निकाल दूँ तो सेंटेंस कितना छोटा है। अगेंस्ट एन इंडियन नेशनल इज लाइकली टू बी फेल्ट इन मोर देन जस्ट यूएस एंड इंडिया। चलिए पूरा समझ लिया, आगे बढ़े। कह रहा द इंडाइटमेंट इज बेस्ड ऑन डिटेल्स of communication between the accused and illicit drugs and arms dealer Nikhil Gupta with a serving senior Indian government intelligence officer who is identified but unnamed, as well as with two men in the US who were allegedly engaged to kill Mr. Pannu। कह रहे जो इंडाइटमेंट है, अभी 15 पेजों में कुछ लिखा तो होगा ही इन्होंने अंग्रेजी में। कह रहे ये जो पूरे 15 पेजों का इंडाइटमेंट ऑर्डर है, यानी या समझ लो आरोप पत्र है। कह रहा इंडाइटमेंट जो है ना ये बेस्ड है, आधारित है इस चीज़ पे, बेस्ड ऑन है। किस पे आधारित है भाई? ये आधारित है, बेस्ड है, ऑन लगा के बता रहा है उन सभी डिटेल्स पे जो है बातचीत की, कम्युनिकेशंस की, कॉन्वर्सेशन की दो पार्टियों के बीच में। किन किन पार्टियों के बीच में? बिटवीन लगा के और एंड लगा के बताएगा। पहली पार्टी है ये अक्यूज्ड, ये आरोपी, जो कि अमेरिका के हिसाब से एक गैर कानूनी ड्रग्स और हथियार बेचने वाला आदमी है, निखिल गुप्ता जिसका नाम है ना। और ये जो बातचीत हुई किसके साथ हुई? एक सर्व करते हुए, नौकरी पेशा, नौकरी में रहते हुए एक सीनियर इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ हुई, जिनको पहचान तो लिया गया है अमेरिका के द्वारा, लेकिन जिनका नाम जो है अमेरिका ने अभी तक नहीं लिया है। अमेरिका को पता है कौन है, लेकिन इनका नाम अमेरिका बताता नहीं है। कह रहे साथ ही साथ इसके एज वेल एज दो आदमियों के साथ अमेरिका में विद टू मैन इन द यूएस, जिनको कथित तौर पे इंगेज किया गया था, लगाया गया था किल करने के लिए मिस्टर पन्नू को। तो इन तीनों की बातचीत के आधार पे निखिल गुप्ता को पकड़ा गया है। समझ गए? निखिल गुप्ता भारत सरकार के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात करते थे और फिर डायरेक्शन के हिसाब से जो भी इनको डायरेक्शन मिलती थी, अमेरिका में इन्होंने दो आदमियों को, हिटमैन्स को, है ना, हिटमैन कौन होते हैं? जो हत्यारे होते हैं, मारते हैं जो किसी को पैसा लेकर के। दो आदमियों को इन्होंने डायरेक्ट किया आगे कि आप पन्नू की हत्या करें। तो ये पूरी जो बातचीत होती थी निखिल गुप्ता की, उसके आधार पे इसको पकड़ा है। इंडाइटमेंट की वो है इस कई अखबारों में आपको देखने को मिलेगा निखिल गुप्ता एक इंडियन नेशनल भी हैं और सरकारी ऑफिसर भी हैं, 50-55 साल के सीनियर ऑफिसर हैं। पर कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई ऑफिसर नहीं है और ये अमेरिका में ड्रग्स और आर्म्स की डीलिंग करते हैं। तो सच तो हमें पता नहीं है, जो लिखा है अपने को उतना पढ़ लेना है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो मिला ही लिया आपने, इंडाइटमेंट की वर्ब है इज, हु आया है निखिल गुप्ता इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, हु की वर्ब है इज आइडेंटिफाइड। इजी मान लो, आइडेंटिफाइड तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, हु इज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एक एडजेक्टिव है। अच्छा, हु जो है आगे लगा हुआ है, ये आया दो मैन के लिए, हु की वर्ब है वर इंगेज्ड। इंगेज करना, किसी को किसी काम में लगाना, डिप्लॉय करना, मोबिलाइज करना। आप दो मजदूर पकड़ के ले आए, अपने घर का काम करवा रहे हो, आप कुछ मरम्मत करवा रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू हैव इंगेज्ड दीज टू वर्कमैन। आपने इन दोनों को काम पे लगाया, इंगेज किया। देखो सेंटेंस में एक क्लासिक एरर है जो एसएससी बैंक के बच्चे को देखते पकड़ में आ जानी चाहिए। मैं तो बता ही दूंगा, पहले आपसे है ना सवाल, तो सबको एज ए चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। बताओ, जिनको पता है कमेंट्स में डालना। थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं, फिर इस एरर को मैं बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है जी, द ट्विस्ट इन डिटेल अनरिपोर्टेड ऑन सो फार इन द यूएस और कनाडा इज दैट द टू यूएस बेस्ड मैन वर वर्किंग फॉर द यूएस लॉ इन्फोर्समेंट। कह रहे जो ट्विस्ट आया इस पूरी कहानी में, कह रहे जो कि अनरिपोर्टेड है अभी तक अमेरिका और कनाडा में, जिसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग वहाँ पे नहीं हुई। कह रहा है वो ट्विस्ट ये है, द ट्विस्ट इज दैट, वो ये कि ये दोनों यूएस नेशनल थे जिनको पन्नू को मारने की सुपारी मिली थी। ये दोनों आदमी काम कर रहे थे अमेरिका की पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट में, एफबीआई में या
वहाँ की जो एजेंसीज हैं, है ना, जो काम करती हैं सब। कह रहे हैं मेकिंग इट क्लियर दैट द अमेरिकन एजेंट्स हैव बिन फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन सिंस एटलीस्ट मे। और ये सारा काम हुआ है मेक करते हुए इस चीज़ को क्लियर, बनाते हुए इस चीज़ को साफ, कि अमेरिका के जो एजेंट हैं सरकार के, वो फॉलो करते आ रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, इस जांच को, कब से कम एटलीस्ट मई से। तो ये नवंबर में जो आप सुन रहे हो ना, दिसंबर में 1 दिसंबर को, ये मई से चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आकर के इसको गुप्ता जी को पकड़ा है। समझ गए? तो ये ट्विस्ट है। दो आदमी जो थे वो कोई और नहीं थे, अमेरिका की सरकार के दो आदमी थे। ट्विस्ट की वर्ब है इज, मैन की वर्ब है वर वर्किंग, एजेंट्स की वर्ब है हैव बिन फॉलोइंग। चलिए, ग्रामर कॉन्सेप्ट है ये, बाद में करेंगे। ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, 10 मिनट का, लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक साथ देखेंगे। कह रहा है जी, देर हैव बीन मीटिंग्स बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अदर सीनियर ऑफिशियल्स हैव मेट टू सिंस देन। कह रहा है जी, कई सारी मीटिंग्स भी रही हैं, देर हैव बीन मीटिंग्स अमेरिकन प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन और इंडियन प्रेसिडेंट मोदी के बीच में डैश और डैश लगा करके और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कुछ दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स भी मिले हैं, हमारे विदेश मंत्री, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। तो कह रहा है कई सारी मीटिंग्स तो हैं सिंस देन, तब से रही हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी इस बारे में शायद जिक्र कभी हमसे किया ही नहीं। मीटिंग्स की वर्ब है हैव बिन, ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव मेट। देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अगर यहाँ पे मीटिंग होता तो क्या लगाते भाई? यहाँ लगाते हैज़ बिन। हैज़ बिन अगर बिना वर्ब के आ जाए, आगे इसके कोई वर्ब ना रखी हो, तो ये परफेक्ट टेंस ही होता है स्टेटिव फॉर्म में। मीटिंग्स रही हैं, ठीक है, देयर हैव बिन मीटिंग्स। कह रहे जी, द एलिगेशंस रेज ट्रबलिंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ मच वॉज शेयर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। ये सारी एलिगेशंस जो लगाई हैं अमेरिका ने, ये ट्रबल करने वाले सवालों को खड़ा करती हैं, परेशान करने वाले क्वेश्चंस को खड़ा करती हैं। और किस बारे में भाई? अबाउट लगा के बता रहा है, अबाउट कि कैसे या कितना, हाउ मच कितना शेयर किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और दूसरी किस चीज़ के बारे में? एंड वेदर द मोदी गवर्नमेंट विड हैड बीन आउटरेज्ड बाय सिमिलर एलिगेशंस मेड बाय कैनेडियन पीएम ट्रूडो हैज़ बीन लेस देन ऑनेस्ट अबाउट व्हाट इट नोस। दूसरा ट्रबलिंग क्वेश्चन ये है कि हाँ या ना, वेदर मोदी की जो सरकार है, जो कि आउटरेज्ड रही है, जो कि बहुत गुस्से में आ गई थी। आउटरेज्ड होना, गुस्से में, एंग्री हो जाना, फ्यूरियस हो जाना। और किसके द्वारा? इसी प्रकार के एलिगेशंस के द्वारा जो कि लगाई थी कनाडा के पीएम ट्रूडो ने, कि क्या ये मोदी सरकार के पास ये जो है लेस देन ऑनेस्ट रही है, क्या ये ईमानदारी थोड़ी इसने कम दिखाई है। और किस बारे में? कि क्या इसको पता है व्हाट इट नोस। तो कनाडा के टाइम तो सब यही कह रहे थे, हो सकता है कनाडा झूठ बोल रहा हो, कनाडा को कुछ, है ना, उस तरह की वो लगी हो, कुछ भनक लगी हो। लेकिन अब जब यूएस भी ये कह रहा है, तो सवाल तो अब ये ज़रूर उठने लगा है कि जो मोदी सरकार गुस्सा दिखाती थी कनाडा को कि आप तो गलत बोल रहे हैं, क्या ये खुद ही डिसऑनेस्ट है? क्या ये मोदी की गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट, क्या ये कुछ ज़्यादा जानती है जो बताना नहीं चाहती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी खड़ा हो गया। एलिगेशंस की वर्ब है रेज, हाउ मच की वर्ब है वॉज शेयर्ड, मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बिन, प्रेजेंट टेंस में, मतलब परफेक्ट टेंस में एक्टिव के अंदर हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट आया गवर्नमेंट के लिए, वर्ब है नॉस। ये विच भी गवर्नमेंट के लिए आया, विच की वर्ब है हैड बिन आउटरेज्ड। आउटरेज्ड होना, गुस्से में होना, एंग्री होना, फ्यूरियस होना। तो कनाडा के टाइम तो हम काफ़ी आउटरेज्ड फील कर रहे थे, कनाडा ने क्यों हम पे आरोप लगाए। चलो, कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट हैड नोइंगली ऑथराइज द टारगेटिंग ऑफ 6 सेपरेटिस्ट who are on India's UAPA terror designation list, then that implies a dramatic change in Indian policy। कितना प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है ये, मतलब इस सेंटेंस में आपको देशभक्ति भी दिखेगी और लॉजिक भी दिखेगा। कह रहा है कि अगर सरकार जो है उसने नोइंगली ऑथराइज किया था, जानबूझ करके ऑथराइजेशन दी थी इस चीज़ को, ऑफिशियल अप्रूवल दी थी, और किस चीज़ को? टारगेट करने को इस 6 सेपरेटिस्ट को, पहले वहाँ पे निज्जर और यहाँ पे पन्नू। कह रहे जो कि दोनों के दोनों हैं भारत के दहशतगर्दों की लिस्ट में, यूएपीए की लिस्ट में। कह रहा है अगर सरकार ने जानबूझ के किया है ना, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है, इशारा करती है, सजेस्ट करती है एक बड़े बदलाव की तरफ, टेक्टोनिक ड्रामेटिक चेंज की तरफ भारत की पॉलिसी में। कुछ गलत नहीं किया हमने, बस हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव आया है। जो अमेरिका करता है
पाकिस्तान में घुस करके लादेन को मार के आ गया, इराक में घुस करके बगदाद में घुस करके सद्दाम हुसैन को उठा के ले आया। तो बस यही तो हुआ है, हमारी पॉलिसी में तो चेंज आया है। हम अमेरिका में घुस करके पन्नू को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। कह रहा है जी विच इट शुड बी मोर अपफ्रंट अबाउट। कह रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें अपफ्रंट होना चाहिए और कैंडिड या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इससे शर्म करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। समझ पाए सेंटेंस को? गवर्नमेंट की वर्ब है हैड ऑथराइज्ड, नोइंगली मतलब जानबूझ करके। हु की वर्ब है आर, हु आया इन दोनों के लिए, पन्नू और निज्जर विज्जर, समझ गए ना। दैट जो है ना, दैट इसकी वर्ब है इम्प्लाइज, इम्प्लाई करना, मीन करना, इशारा करना, इंडिकेट करना। ड्रामेटिक, टेक्टोनिक, एक्सट्रीम, रेडिकल, फंडामेंटल, याद है ना, बहुत बड़े स्केल पे कोई चीज़ होती है तो ड्रामेटिक या टेक्टिक जो है टेक्टोनिक होती है। इट की वर्ब है शुड बी। अब फ्रंट का मतलब होता है एकदम फेयर एंड स्क्वायर, कैंडिड एंड ऑनेस्ट, कुछ अपना छुपाना नहीं किसी बात को, जो है मन में बोल देना। तो आप उस बात को लेकर के अप फ्रंट हो जाते हैं। इंडिया को भी अप फ्रंट हो जाना चाहिए अपनी पॉलिसी को लेकर के। अच्छा, ये तो था पहला इंडिया के पास रास्ता। अगर हमने किया है तो सामने से बोलो हमने किया है। दूसरा रास्ता क्या है? कह रहे जी इफ टॉप ऑफिशियल्स हैड नो इंक्लिंग अबाउट द प्लॉट्स एंड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज स्टेटेड दिस इज नॉट गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेव इनकॉम्पिटेंस एंड रॉन्ग ऑफिसर्स। कह रहा है दूसरा केस ये है कि अगर टॉप ऑफिशियल्स को कोई भनक ही नहीं थी, इंक्लिंग की नहीं थी। इंक्लिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, भनक या इनसाइट। हमारे टॉप ऑफिशियल्स को अगर कोई भनक ही नहीं थी इस पूरी प्लॉट के बारे में, इस साजिश के बारे में, और जैसा कि हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है ही नहीं कि हम दूसरी कंट्री में जाएं और वहाँ पे हत्याएं करवाएं। तो कह रहा है फिर ये मामला जो है ना, एक बहुत ही ग्रेव और बहुत ही सीरियस इनकॉम्पिटेंस का है, असक्षमता का है, और आपके ऑफिसर्स की बदमाशी का है, रॉग ऑफिसर्स का है। कितना प्यारा लॉजिक दिया है। अगर आपने नहीं किया और वास्तव में आपके ऑफिसर्स ने किया है तो फिर तो आपकी कॉम्पिटेंस में कुछ कमी है। जिन लोगों को आप तनख्वाहें देते हो वो आपसे बदमाशी कैसे करेंगे, है ना। आप उनको सही से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हम इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ भी कर देती हैं, है ना। ये सेकंड हमारे पास रूट है। टॉप ऑफिशियल्स की वर्ब है हैड, इंक्लिंग का मतलब होता है भनक। अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री अफेयर्स, इसकी वर्ब है हैज स्टेटेड, दिस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। इनकॉम्पिटेंस मतलब अकार्यकुशलता या असक्षमता, इन इफेक्टिवनेस भी इसको बोलते हैं। रोग का मतलब होता है बदमाश, मिस्चीवियस या डिसऑनेस्ट। अब तीसरा ऑप्शन बताएगा। कह रहा है जी इफ, अगर ये दोनों ही नहीं है केस, इफ हाउएवर द यूएसएस एंड कनाडाज एलिगेशंस आर अनफाउंडेड एंड इंडियन ऑफिशियल्स आर नॉट लिंक्ड टू द प्लॉट्स देन द गवर्नमेंट नीड्स टू फर्निश एविडेंस। कह रहा है अगर तीसरे केस में अमेरिका और कनाडा दोनों की जो एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, अनफाउंडेड है, और भारत के ऑफिशियल्स का कोई लिंक है ही नहीं, दे आर नॉट लिंक टू द प्लॉट्स, इन साजिशों से, तो फिर सरकार को ला के देना चाहिए, फर्निश कर देना चाहिए, ज़रूरत है फर्निश करने की एविडेंस को या सबूत को। तो ये तीसरा रास्ता है भारत सरकार के पास। एलिगेशंस की वर्ब है आर, ऑफिशियल्स की वर्ब है आर नॉट लिंक्ड। लिंक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव समझो आप, ठीक है। आर ही वर्ब है, लिंक जो है एक्टिव में एडजेक्टिव है। अनफाउंडेड या इसको आप बेसलेस भी बोल सकते हैं ना, जिसका कोई फाउंडेशन ना हो। गवर्नमेंट की वर्ब है नीड्स, फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करना या ला करके देना। एविडेंस एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जो कि अनकाउंटेबल है, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, मशीनरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, लेजिस्लेशन, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, याद है ना वो सारे वर्ड्स। वहीं पे एविडेंस नाम का वर्ड भी आपको बताया था, लेजिस्लेशन, है ना। तो उस लिस्ट में बार बार उसको रिवाइज किया करो, जितनी बार हो सके इस लिस्ट को आपको दिमाग में घुमाना है। करे जी इन एनी केस द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मैसेजिंग इन द मैटर, स्पेशली इंडियाज रिएक्शन टू कनाडा वर्सेस द यूएस अपीयर्स इनकंसिस्टेंट। करे चाहे कोई भी केस हो, ऊपर वाला तीनों वाला, हमने तीनों में से एक भी रास्ता नहीं पकड़ा। कह रहा है हमारा जो मैनेजमेंट है पब्लिक मैसेजिंग का, लोगों को मैसेज देने का, इस मामले में खास करके हमारी जो रिएक्शन है कनाडा को लेकर के और वर्सेस यूएस को लेकर के, वो बड़ी ही इनकंसिस्टेंट दिखाई देती है। पब्लिक मैसेजिंग जो है और रिएक्शन जो है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल दिखती है, ठीक है। सही अगर हम हैं तो तीनों में से एक काम हमें करके दिखाना है। एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं उससे सही मैसेजिंग हम पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। रिएक्शन की वर्ब है अपीयर्स, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होना
किसी चीज़ का अनरिलायबल होना, फर्निश करना, देना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस ही बताएगा कि अगले 2, 3, 4, 5 दिनों में भारत को क्या करना चाहिए। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है ऊपर, ये भी देख लो जल्दी से। देखो कॉन्सेप्ट है ये तीनों को जोड़ के बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक जैसे कॉन्सेप्ट है ना, बार बार इन पे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। पहला कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, सिंस जो है और फॉर जो है और फ्रॉम, इनको यूज़ कैसे करना है। जब भी कोई कंटिन्यूअस एक्शन दिया जाए जो पास्ट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल सकता है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। सिंस का इस्तेमाल तब करना है जब उस एक्शन की शुरुआत आपको बताई जाए। ये एक्शन 2 बजे से हो रहा है, ये एक्शन जनवरी से हो रहा है, ये एक्शन पिछले साल से हो रहा है। जब भी एक्शन की शुरुआत आपको बताई जाए तो सिंस का इस्तेमाल करना है। जब भी एक्शन की मियाद आपको बताई जाए, ड्यूरेशन बताई जाए, तब फॉर का इस्तेमाल करना है। यूज़ करके दिखाता हूँ। योर फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है 2 घंटों से। एक्शन पास्ट में भी चल रहा है, एक्शन अभी भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करें, आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करें और यहाँ लिखें हैज़ बिन वेटिंग। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। क्यों हैज़ बिन वेटिंग क्यों लिखा? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। मेरा दोस्त तो 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है ना, तो इज़ वेटिंग गलत है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करो। दूसरा, 2 घंटे जो है वो मियाद है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो यहाँ पे सिंस नहीं, यहाँ पे लगेगा फॉर। इतना समझ गया नहीं समझ गए भाई? ये बेसिक समझा रहा हूँ मैं, ये बेसिक वाला समझोगे फिर कॉन्सेप्ट 2 पे आएंगे अपने। ठीक है, फॉर क्यों लगाया और हैज़ बिन वेटिंग क्यों लगाया। अब अगला सेंटेंस देखो, ये बीच वाला छोड़ दो, ये बाद में करेंगे। लास्ट वाला देखो, शालिनी इज टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर 2020। शालिनी स्कूल में 2020 से पढ़ा रही है। पहली चीज़ तो इज टीचिंग गलत है, क्योंकि ये काम पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, तो हैज़ बिन टीचिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये सही करनी है। दूसरा, ये काम 2020 से हो रहा है, आपको शुरुआत का वक्त दे दिया गया है, तो फिर फॉर का इस्तेमाल गलत है, यहाँ करेंगे सिंस का। इतना समझ गए? अब देखो यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। कभी कभी एक्शन की शुरुआत के लिए फ्रॉम भी बताया जाता है, फ्रॉम भी लगाया जाता है। द स्टोर में स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन सिंस नेक्स्ट वीक। स्टोर अपने ऑपरेशंस को शुरू करेगा अगले हफ्ते से। एक्शन की शुरुआत होगी अगले हफ्ते से, आप सिंस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन होगा इस्तेमाल यहाँ पे फ्रॉम का। क्यों? जब भी एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में शुरू होगा, तब आपको फ्रॉम लगाना है। समझे मेरी बात को? पास्ट में शुरू हुआ और स्टार्ट दिया गया आपको, तो सिंस लगाना है। ये काम सन 2020 से हो रहा है, तो सिंस 2020। लेकिन ये काम अगले हफ्ते से होगा, ये काम कल से होगा, अगले साल से होगा, तो फिर सिंस अगला साल नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक या फ्रॉम नेक्स्ट ईयर या फ्रॉम, जो भी लिखना चाहते हो। तो सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस करना सीखो। फ्रॉम बताता है फ्यूचर को, सिंस बताता है पास्ट को। फ्रॉम के साथ में अगर टू लग जाए तो फिर ये पास्ट के लिए भी यूज हो जाता है, वो अलग केस है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम खाली फ्रॉम की बात कर रहे हैं। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंटिन्यूअस एक्शन को, जिसको आपने अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया, हैज़ प्लस है प्लस बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको आप परफेक्ट टेंस में भी दिखा सकते हो। लेकिन कब? जब आपको फॉर दिया गया हो ड्यूरेशन के साथ। सिंस के साथ ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ लिखा हुआ ना सिंस 2020, सिंस 2020, यहाँ पे हैज़ बीन टीचिंग ही लिखना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन ये जो फॉर वाला केस है, यहाँ पे आप परफेक्ट टेंस लगाओ या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाओ, दोनों में एक्शन कंटिन्यूस होगा। अच्छा, परफेक्ट टेंस क्यों लगाना है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूस से ही एक्शन जो है आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर परफेक्ट की ज़रूरत क्या है? देखिए, अगर आपको एक्शन पे जोर डालना हो, एम्फोसिस डालना हो, तो परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओ। और अगर आपको ड्यूरेशन पे जोर डालना हो कि कौन सा काम कितने घंटों से हो रहा है, तब परफेक्ट टेंस लगाओ। एक बार समझाता हूँ सेंटेंस के जरिए। शालिनी इज़ टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। इज़ टीचिंग की जगह मुझे हैज़ बिन टीचिंग लिखना है, इतना तो मैं ऊपर कर चुका हूँ। लेकिन ये जो हैज़ बिन टीचिंग है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे हैज़ टॉट भी लिख सकता था। अब इससे फ़र्क क्या पड़ जाता? क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है और 3 ईयर्स आ रहा है, हैज़ टॉट का मीनिंग होगा कि शालिनी स्कूल में 3 साल पढ़ा चुकी है। और हैज़ बीन टीचिंग का मतलब क्या होगा? शालिनी 3 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। समझे मेरी बात को? एक्शन पे जोर देना है। शालिनी पढ़ा रही है स्कूल में 3 साल से, शालिनी पढ़ा रही है स्कूल में 3 साल से, तब तो लिखो हैज़ बीन टीचिंग। और अगर आप ये कहना चाहते हो 3 साल से पढ़ा रही है, शालिनी पढ़ा रही है स्कूल में 3 साल से, फॉर 3 ईयर्स, तब लिखो हैज़ टॉट। तो फॉर जब भी आएगा, सिंस के साथ नहीं, अगेन बोल रहा हूँ, फॉर जब भी आएगा
आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहे तो परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें, चाहे तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। एक केस और है जहां पे आपको परफेक्ट टेंस लगाना होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगेगा फॉर के साथ। वो केस है जब आपके पास स्टेटिक वर्ब्स हो। कॉन्सेप्ट को थोड़ा एडवांस ले जा रहा हूं मैं। देखो जी, ये सारी वर्ब्स अंग्रेजी में स्टेटिक वर्ब्स कहलाती हैं। आपको ये याद होनी चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए। इनको लिख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इन वर्ब्स के अंदर कोई भी एक्शन जो है ना, उसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ये स्टेट यानी अवस्था को बताती हैं। जैसे बिलोंग, ये कार मुझे बिलोंग करती है, दिस कार बिलोंग्स टू मी। मुझे कभी भी इस बिलोंग वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि बिलोंग करती है या नहीं करती। अगर मैंने पैसे दे के ली है तो मेरी कार है, नहीं ली तो आपकी कार है। समझ गए ना? बिलोंग करने के अंदर कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए स्टेटिक वर्ब है। हैव करना, ओन करना, पजेस करना, फील होना, फील हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। प्यार है किसी से, है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार कर रहा हूँ। समझ पाए मेरी बात को? हेट करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर किसी चीज़ को समझते हैं, किसी को जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। टाइम वेस्ट, इसमें टाइम का कंजम्पशन नहीं हो रहा। तो स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए स्टेटिव वर्ब का कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए जिसमें एक्शन पास्ट में भी कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, उसको आप परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखने की बजाय परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। शालिनी एंड आई आर नोइंग ईच अदर फॉर 3 years। शालिनी और मैं एक दूसरे को 3 सालों से जानते आ रहे हैं। सेंटेंस गलत है। आप बोलोगे सर आर नोइंग की जगह हैव बिन नोइंग कर देता हूँ, फिर भी गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई साहब, नो एक स्टेटिक वर्ब है अंग्रेजी में, स्टेटिक वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे आपको परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे शालिनी एंड आई, शालिनी ने आई हैव नॉन ईच अदर फॉर 3 years। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आर यू ऑनिंग द सेम कार फॉर 20 years। क्या आप ऑन करते आ रहे हैं उसी कार को 20 सालों से? आपने फॉर देखा, आपने आर देखा, आप यहाँ पे हैव बिन लगा देंगे, हैव यू बिन ऑनिंग। लेकिन तब भी ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ऑन तो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। अगर नहीं आती तो आपको क्या करना है जी, इसको परफेक्ट टेंस बनाना है। तो हैव यू ऑन्ड द सेम कार फॉर 20 years। आई होप बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं करवा दिया है, डिटेल में करवाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया है। कमेंट्स में बताना सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो फिर किसी क्लास में किसी और तरीके से समझाएंगे, मेरे पास कई तरीके हैं, ठीक है? बताना कमेंट्स में सर ये कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों, तीनों के तीनों हम समझ चुके हैं। लिटरली मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आज के क्विज में ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके मैंने क्वेश्चन आपके लिए एरर्स के बनाए हैं। कह रहा है जी, वट एवर द फैक्टर्स बिहाइंड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेज दस फार, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट it has now instituted a high level inquiry committee to look into the USA's allegations। कह रहे जो भी फैक्टर्स हों इस चीज़ के पीछे, बिहाइंड, और किसके पीछे? हमारे सरकारी रिस्पॉन्स के पीछे। और कैसा रिस्पॉन्स है? कह रहा जो भी है अभी 10 फार। कह रहे जी ढीलम ढाल सा जो हमने रिस्पॉन्स दिया है उसके पीछे कोई भी फैक्टर हो, कोई भी कारण हो, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है कि अब सरकार ने इंस्टीट्यूट कर दी है, फॉर्म कर दी है, बना दी है एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो लुक इनटू करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे अमेरिका के एलिगेशंस की, आरोपों की। इट की वर्ब है इस, इट आया गवर्नमेंट के लिए, और इट की दूसरी वर्ब है हैज़ इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूट करना, सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना, किसी चीज़ की नींव रखना। तो एक कमेटी से तो हमने दिखाने के लिए बनाई दी है कि क्या अमेरिका गलत कह रहा है या सही कह रहा है, वो कमेटी जांच करे। कह रहा है जी मच हिंजेस ऑन इट्स आउटकम। ज़्यादातर चीज़ें अब इस कमेटी के आउटकम पे या नतीजे पे ही हिंज ऑन करती है या डिपेंड ऑन करती हैं। याद रखेंगे, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, रिलाई ऑन, एंकर ऑन, सबका मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना। और सब के बाद में सर ऑन ही लगेगा, किसी और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए यहाँ लिख दूँ मैं हिंजेस एट, गलत हो जाएगा ना, हिंजेस ऑन। कह रहे टू बिगिन विद, इंडियाज यूएस टाइज कुड बी इम्पैक्टेड बाय व्हाट ट्रांसपायर्स एज व्हाइट हाउस एक्सपेक्ट्स इंडियाज फुल कोऑपरेशन। कह रहे जी बहुत कुछ डिपेंड करता है इस कमेटी के आउटकम पे। अगर शुरुआत में बात करें तो, बिगिन विद करें तो, इंडिया और अमेरिका के टाइज जो हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, पैसिव वॉइस में रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं उस चीज़ से बाय जो ट्रांसपायर होती है, जो घटित होती है इस कमेटी के हिसाब से, है ना? कह रहे क्योंकि, क्योंकि
व्हाइट हाउस जो है एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया के फुल कोऑपरेशन को। अगर ये कमेटी यूं बोल देती है अमेरिका झूठ बोल रहा है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसी कमेटी के आउटकम के ऊपर सब डिपेंड करता है। टाइज की वर्ब है कुड बी इम्पैक्टेड पैसिव वॉइस में। वट की वर्ब है ट्रांसपायर करना, हैपन करना, अकर करना, किसी घटना का घटित होना। व्हाइट हाउस की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति भवन, ऐसा समझ लो। करेज इंडिया टू must ask the US, which is rightly placing such emphasis on the plot, why it is not keen on extraditing to India a man facing terror charges। कह रहा है जी इंडिया को भी पूछना चाहिए अमेरिका को, वही अमेरिका जो सही जो है प्लेस कर रहा है सारे एम्फोसिस को, बिल्कुल सही तरीके से रख रहा है, प्लेस कर रहा है सारे अपने स्ट्रेस को या जोर को इस प्लॉट पे, इस षड्यंत्र पे। और क्या पूछना है कि क्यों अमेरिका नाम का ये देश बिल्कुल भी कीन या उतारू या तत्पर नहीं है एक्स्ट्राडाइट करने पे या प्रत्यारोपण करने पे या हैंड ओवर करने में इंडिया को एक ऐसे आदमी को जो हमारे देश में टेरर चार्जेस को फेस करता है। तो हमें भी तो ये पूछना चाहिए ना कि जिसको मरवाने अगर आप बोल रहे हो हमने किसी को भेजा था तो आपने आज तक हमें वो दिया क्यों नहीं? भाई ये आदमी तो हमारे टेरर लिस्ट में है, आपको ये पहले ही हमें सौंप देना चाहिए था। तो ये सवाल भी इंडिया को अमेरिका से पूछना चाहिए, जो कि इंडिया नहीं पूछेगा। इंडिया की वर्ब है मस्ट आस्क, विच की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। एम्फेसिस का मतलब होता है स्ट्रेस या जोर। एक्स्ट्राडाइट करना यानी किसी अपराधी को एक देश के द्वारा दूसरे देश को सौंपा जाना। जैसे हम विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहते हैं यूके से, अभी तक वो आया नहीं है ना। चौकसी है, माल्या है, आज तक नहीं आए। ये एक्स्ट्राडाइट होंगे, जिस दिन होंगे उसी दिन हमारे पास आएंगे। इंडिया इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हैं अमेरिका से। जियो पॉलिटिक्स में दो ही तीन चीज़ें चलती हैं, पावर और पैसा, है ना। पैसे में तो बहुत पीछे है अमेरिका से, अमेरिका का 10वां हिस्सा है इकॉनमी के मामले में। कह रहे जी सेकंड, द यूएस एंड कैनेडियन एलिगेशंस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियाज टाइज विद ऑल 5 आईज इंटेलिजेंस पार्टनर कंट्रीज। दूसरा ये कि यूएस और कनाडा के जो एलिगेशंस हैं, दोनों कंट्रीज़ के जो आरोप हैं, ये सीधे सीधे इम्पैक्ट करेंगे इंडिया के टाइज को, रिश्तों को 5 आईज नाम के इंटेलिजेंस पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में। तो ये 5 आईज कंट्रीज़ देख लेना, यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है इसमें देख लेना, जापान है शायद, जापान तो मेरे ख्याल नहीं होगा, है ना। 5वां कंट्री फ्रांस होगा शायद, फ्रांस ही होना चाहिए। तो ये जो 5 आईज एक ग्रुप बना हुआ है, इंटेलिजेंस ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का, जो कि दुनिया भर में इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। इन ग्रुप के कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे सीधे सीधे इन एलिगेशंस की वजह से। कह रहा है जी विच मस्ट नॉट बी ओवरशैडोड बाय दिस वन केस। कह रहा है जो ये वही रिश्ते हैं जिनको हमें ओवरशैडो होने नहीं देना है, जिनको हमें डार्कन या गहरा नहीं होने देना है एक केस के द्वारा, एक घटना के द्वारा। ओवरशैडो का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ की शैडो आ जाए। हमारे रिश्ते 5 आईज से बहुत अच्छे थे, लेकिन एक केस ऐसा हो गया कि इन रिश्तों के ऊपर इस केस की छाया पड़ गई, इस केस ने ओवरशैडो कर दिया सारे रिश्तों को। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि एक केस से रिश्ते खराब हो। चलिए सिंपल सेंटेंस कह रहे फाइनली इट इज़ इंडियाज रेपुटेशन एज अ कंसिस्टेंट एंड क्रेडिबल पावर, वन विच हैज़ अर्न रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स सगैसिटी एंड प्रिंसिपल्ड अप्रोच ऑन सच इश्यूज इन द पास्ट दैट हैंग्स इन बैलेंस। कह रहे फाइनली ये इंडिया की साख है, रेपुटेशन है एक कंसिस्टेंट और क्रेडिबल पावर के तौर पे, एक भरोसेमंद और कंसिस्टेंट रहने वाली ताकत के तौर पे। कह रहा है जी वो ताकत कौन है? देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट के बीच में, डैश से डैश के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है वो ताकत है जिसने अर्न किया रिस्पेक्ट को पूरी दुनिया में, अपनी समझदारी के लिए, सगैसिटी के लिए, सूझबूझ के लिए, और अपनी प्रिंसिपल्ड अप्रोच के लिए, सिद्धांतवादी अप्रोच के लिए, ऐसे इश्यूज़ पे पास्ट के अंदर। कह रहा है ये जो रेपुटेशन है ना, ये रेपुटेशन हैंग कर रही है इन बैलेंस। हैंग इन बैलेंस का मतलब होता है अधर में झूलना, ना इधर ना उधर, कभी भी गिर सकती है ना। कह रहा है एंड न्यू दिल्ली मस्ट जज इट्स न्यू नेक्स्ट स्टेप्स इन द केस एक्सट्रीमली वाइजली। और नई दिल्ली को जज करना चाहिए अपने आने वाले कदमों को इस केस में बड़े ही समझदारी के साथ। तो ये फाइनल चैलेंज है हमारे सामने, दुनिया भर में हमारी साख ना गिर जाए कहीं इस केस की वजह से। इट की वर्ब है इज, ठीक है। क्रेडिबल पावर के लिए विच आया है, या वन के लिए विच आया है, विच की वर्ब है हैज़ अर्नड। दैट की वर्ब है हैंग्स। सगैसिटी मैंने आपको बता दिया, आपकी बुद्धिमानी, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, प्रूडेंस, क्लियर वॉइंस, याद है ना, क्लियर वॉइंस। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद। हैंग इन बैलेंस का मतलब होता है अधर में झूलना,
या बहुत डेंजर में होना, लटकते हुए होना। बस कभी भी गिर सकती है कोई चीज़, बिल्कुल एकदम पहाड़ के किनारे पे जो कुछ चीज़ अटकी रहती है ना, कभी भी नीचे गिर सकती है, वो होती है हैंग्स इन बैलेंस। इसको बी इन अ लिम्बो भी बोलते हैं और बी टच एंड गो भी बोलते हैं। अब ये लिम्बो और टच एंड गो कहानी करवाऊंगा इनकी ईडियम्स की क्लासेस में, क्लासेस को शुरू कर रहे हैं ईडियम और फ्रेजेस की, वहाँ पे इनकी पूरी कहानी है, ठीक है, वहीं बताएंगे इसकी कहानी को। एक बार नोट कर लेना इन दोनों ईडियम्स को, ठीक है, किसी चीज़ का खतरे में होना, बी इन अ लिम्बो और बी टच एंड गो। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को यहीं पे, थोड़ी लंबी हो गई आज की क्लास ग्रामर की वजह से। कॉन्सेप्ट पे आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंशन किए गए हैं इस पैसेज में जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की भूमिका को एक क्रेडिबल और कंसिस्टेंट पावर के तौर पे? ऐसे कौन से काम हमने करके दिखाए हैं जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट और क्रेडिबल माना जाता है पूरी दुनिया में? हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से, हमारी बुद्धिमानी और सिद्धांतवादिता की तरफ वजह से, हमारी आर्थिक ताकत की वजह से, या हमारे दो तरफा व्यापारिक रिश्तों की वजह से, ट्रेड रिलेशंस की वजह से? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, देखते ही कर दोगे आप इसका आंसर, है ना। चलो सेकंड पे आओ। सेकंड में कह रहा है जी, इनमें से कौन सा एक रिस्पॉन्स नहीं है जो सजेस्ट किया गया इस पैसेज में भारत सरकार के लिए? तो दो तीन चीज़ें सरकार को बताई गई है, या तो ये कर दो या ये कर दो या ये कर दो। चारों में से वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सरकार को करने के लिए नहीं कहा गया है? अब ये तीनों चारों चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। मैंने ही क्वेश्चन बनाए हैं, मैं ही पढ़ा दूंगा, मैं ही आंसर करवा दूंगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सब लोग इसको ट्राई दें, अच्छा क्वेश्चन है मेंस लेवल का। ABCD में से जो गलत अप्रोच लगे उसको मार्क करें। मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच करें। अगले पे आ जाओ, मैच द कॉलम्स। कॉलम्स मैच करना आप जानते हैं। ट्रांसपायर का मीनिंग होता है जुडिशियसनेस, सेगेसिटी का मीनिंग होता है बेसलेस, अप फ्रंट को बोलते हैं हैपन। तो ऐसे मैच कर दो इनको। 8वें 9वें में एक वन वर्ड और एक इडियम मिलेगी। इस वन वर्ड को लिखना है आपको कि किसी अक्यूज्ड को एक देश से दूसरे कंट्री को हैंड ओवर करने को क्या बोलते हैं। और 9वें में इडियम है बी टच एंड गो का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अभी कभी करवाएं आपको दोनों। 10वें 11वें में दो एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी वर्ब के आसपास, और दूसरी आपको एरर मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। चलो इजी क्विज है आज का। 11 में से कितने मार्क्स मिले, आंसर्स को चेक करो फर्स्ट कमेंट से, और मुझे कमेंट्स में बताया करो कितने आपको मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन।